देश का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर, एक ऐसी संस्था जिसको ना सरकार छू सकती है ना ही देश का कोई कोर्ट। एक ऐसी संस्था जो आपकी जमीन पर नजर डालकर अगर यह कह दे कि यह वक्फ की जमीन है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यह जमीन आपसे छिन जाएगी, आप हाथ मलते रह जाओगे। आए दिन हम वक्फ बोर्ड के बारे में तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं, खासकर कि सोशल मीडिया पर। करोड़ों कमाने वाले एक स्टेट विद इन द स्टेट के बारे में जो किसी की भी जमीन अल्लाह के नाम कर सकती है और जिसकी जवाबदेही भारत सरकार या देश के किसी भी संस्था के प्रति नहीं है। और अब यह खबर आ रही है कि मोदी सरकार देश के इसी वक्फ कानून के खिलाफ कुछ संशोधन करने वाली है, अमेंडमेंट करने वाली है, ताकि वक्फ बोर्ड की इस दादागिरी, इस बर्बरता पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। 18th लोकसभा के पहले पार्लियामेंट सेशन के दौरान 8 अगस्त को बीजेपी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस कर डाला। उसी दिन यह बिल एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया। 22 अगस्त को इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक भी हो गई। देखिए, अगर सरकार चाहे तो कितनी तेजी से काम हो सकता है और बिल पास भी हो जाएगा। अक्सर आपको मालूम तक नहीं चलेगा कि सरकार ने कब कांड कर दिया। अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो वक्फ एक्ट 1995 में कई इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जाएंगे और खुद एक्ट का नाम बदल जाएगा। अब हो जाएगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, अर्थात उम्मीद। नामकरण में तो मास्टर स्ट्रोक है। वैसे नाम चेंजिंग में तो मोदी सरकार की आदत है, शोहरत है उसमें। पर क्या यह एक्ट गेम चेंजर भी साबित होने वाला है? यह वक्फ और वक्फ बोर्ड आखिर है क्या चीज? वक्फ बोर्ड को लगातार प्रॉब्लम्स और इनके खिलाफ शिकायतें क्यों आती रहती हैं? क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉब्लम्स को बीजेपी सही में अमेंडमेंट बिल लाकर सॉल्व करना चाहती है या इसमें एक और एजेंडा भी चल रहा है? आज के वीडियो में इस कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन इसको समझने से पहले आपको भी ना आधा अधूरा नहीं, पूरा काम करना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थियोरी में वक्फ है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि इस सिस्टम को करप्ट कैसे किया गया है। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो चाहता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा की है उसका इस्तेमाल प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि चैरिटेबल काम के लिए किया जाए या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए, तो वो इस्लामिक लॉ के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो प्रॉपर्टी परमानेंटली अल्लाह को डेडिकेट हो जाती है, अल्लाह के नाम हो जाती है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो गॉड को ट्रांसफर हो जाती है। जो वाकिफ होता है, माने जिस बंदे ने वक्फ किया है, उसकी ओनरशिप या उसके फैमिली की ओनरशिप भी कई हद तक और बहुत सारे केसेस में खत्म हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ट्रेडिशन में जो वाकिफ होता है वो वक्फ प्रॉपर्टी में अपने लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता है। प्राइवेट गेन के लिए यह प्रॉपर्टी इस्तेमाल अब नहीं होता है, सिर्फ गॉड के लिए या रिलीजियस गेन के लिए हो सकता है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसको फिर एक मुतावली यानी एक मैनेजर संभालता है। यह मुतावली ना वक्फ का पर्पस ऑल्टर कर सकता है और ना ही वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से बेच सकता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस्लामिक लॉ का वक्फ कुछ इंग्लिश लॉ के ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला यह कि वक्फ परमानेंट होता है। ट्रस्ट में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि ट्रस्ट परपेचुटी में चले, ट्रस्ट को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। दूसरा यह कि वक्फ का जो रीजन है वो इस्लामिक लॉ में चैरिटेबल या रिलीजियस होना ही होता है। ट्रस्ट ऑन द अदर हैंड किसी प्राइवेट गेन के लिए भी बनाया जा सकता है। आपने ट्रस्ट फंड किड के बारे में भी सुना होगा बहुत बार। ब्रॉडली 3 टाइप ऑफ वक्फ होते हैं। पब्लिक वक्फ यानी वक्फ प्रॉपर्टी प्योरली पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्वासाई पब्लिक वक्फ यानी एक हिस्सा पब्लिक वेलफेयर के लिए और दूसरा हिस्सा फैमिली या जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए। तीसरा होता है प्राइवेट वक्फ। इसके तहत वक्फ प्रॉपर्टी वो अपने एक इंसान अपने फैमिली के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब वो फैमिली की लाइन माने सक्सेशन खत्म हो जाएगी, फिर पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिक या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये हो गए आपके ब्रॉड कॉन्टोर्स। और ये जो ब्रॉड कॉन्टोर्स हैं 1000 साल से ज्यादा की प्रथा चलती आई है। लीगल स्कॉलर फैजान मुस्तफा ने वक्फ और वक्फ लॉज के बारे में काफी डीप डाइव एपिसोड्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं। कुछ लिंक्स मैं भी नीचे शेयर कर दूंगा। वो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी बताते हैं कि कैसे फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता ने अपने जर्नल में लिखा था कि कैसे सीरिया के डेमास्कस में
1327, सोच लीजिए प्रथा कितनी पुरानी है। 1327 एडी में एक वफ्त हुआ था कि अगर शहर के होटल में वेटर से पोर्सलीन डिशेस, बहुत महंगी हुआ करती थी, पोर्सलीन डिशेस टूट जाती हैं तो वो वेटर्स की तनख्वाह से नहीं बल्कि उस वफ्त प्रॉपर्टी से वो पैसा निकाला जाएगा और ये पोर्सलीन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो एक इंटेंशन जो है वो एक नोबल इंटेंशन है, लेकिन अक्सर जो होता है थ्योरी और प्रैक्टिस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। किसी चीज को अच्छे मंशा से शुरू की जाती है लेकिन प्रैक्टिस में वो करप्ट हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट ही गंदा हो जाता है। चैरिटेबल लोग अपना चैरिटेबल करना शुरू कर देते हैं। आइए इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स बनती है। इंडिया में वक्फ की प्रथा कई सालों से चलती आई है। 1913 में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना कि वक्फ को कैसे गवर्न किया जाए, माने इसके जो कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन होंगे। 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट, इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में सेंट्रल वक्फ एक्ट, जिसको रिप्लेस किया फाइनली वक्फ एक्ट 1995 में, जो कि अभी तक चल रहा है, जिसको अमेंड करने की बात हो रही है। आज के डेट में पूरे 32 वक्फ बोर्ड हैं हमारे देश में। हर स्टेट में अपना एक बोर्ड होता है और शिया और सुन्नी बोर्ड्स अलग अलग होते हैं। बोर्ड्स का काम है कि स्टेट की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें मैनेज करना, वक्फ की जमीन से पैसा कमाना और उस पैसे को वक्फ के पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना। इसी के साथ साथ एक नेशनल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है। आज की डेट में वक्फ बोर्ड इंडिया के 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर हैं। तो ये जो आप सोशल मीडिया में सुनते रहते हो ये फैक्ट, ये एक्चुअली फैक्ट है। रेलवेज और आर्म्ड फोर्सेस के बाद इन्हीं का नंबर आता है। कुल मिलाकर 9.4 लाख एकड़ जमीन इनके कंट्रोल के अंडर आती है और पूरे 8.7 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वक्फ के नाम पर। इसमें ज्यादातर कब्रिस्तान है, प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिद हैं और कुछ दुकानें भी हैं और काफी सारी एग्रीकल्चरल लैंड भी जिसको लोगों ने ओवर टाइम वक्फ किया है। अब यह सुनकर आपको लगता होगा कि भाई वक्फ बोर्ड तो एकदम माला माल होगी, भाई 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री, पैसों की प्रॉब्लम कहां से हो सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशन को। और यहीं पर आती है वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी फेलियर कि यह पूरा का पूरा सिस्टम आज खोखला होकर कंगाली के कगार पर बैठा हुआ है। 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट रिलीज हुई। सरकारी रिपोर्ट थी जिसमें इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को एनालाइज किया गया काफी डिटेल में। इस रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर है वक्फ बोर्ड को लेकर। सबसे स्ट्राइकिंग आंकड़ा यह है कि अगर वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज को ढंग से यूटिलाइज किया जाता तो वक्फ प्रॉपर्टीज की टोटल पॉसिबल इनकम पूरे 12,000 करोड़ होती। मगर रिपोर्ट रिलीज करने के टाइम पर वक्फ बोर्ड की एक्चुअल इनकम सिर्फ 163 करोड़ रुपए थी। कहां 163 करोड़ और कहां 12,000 करोड़। यह आखिर हो कैसे सकता है? इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है एक इंस्टीट्यूशन? सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने इसके अलग अलग रीजंस भी दिए हैं। पहला तो ये जो मुतावली है, यानी ये जो मैनेजर्स हैं, ये मैनेजमेंट कम करते हैं, करप्शन ज्यादा करते हैं। कई सारे मुतावली वक्फ प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऑपरेट करते हैं, चैरिटेबल पर्पस को साइडलाइन करते हुए खुद के प्रॉपर्टी के लिए काम करते हैं, दुकान खोल लेते हैं, रेंट पर दे देते हैं और वक्फ बोर्ड के कॉरपोरेशन के साथ ही लगता है यह सारा काम हो रहा है। कई बार तो यही मुतावली ने रिश्वत लेकर बहुत सारा बड़ा जमीन, प्राइम लैंड भी किराए पर दे दिया बहुत कम रेट पर। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी स्टेट वक्फ बोर्ड के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपने आप करप्ट होते हैं और फिर ये करप्ट मैनेजर्स के साथ इस लैंड का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। यानी जिस चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है वो हासिल हो भी नहीं पाता है। और यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड अभी तक इसको फिक्स नहीं कर पाई है। तो प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तक नहीं निकाला गया है। लेकिन इसी पॉइंट के साथ साथ सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने एक दूसरे बड़े प्रॉब्लम को भी दर्शाया है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है ताकि हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मिले। और यह वाला पॉइंट है, यह थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पैसे क्यों नहीं आ पाते हैं यह भी एक बड़ा रीजन है। सच्चर रिपोर्ट कहती है कि वक्फ प्रॉपर्टीज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट का। तमाम प्राइवेट प्लेयर्स और कई केसेस में तो सरकारी एजेंसीज भी वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर बैठी हुई है, प्राइम लैंड पर कब्जा करके बैठी हुई है। दो तरीके से यह प्रोसेस दिखाती है कि एक तो सीधा सीधा कब्जा करो और ना रेंट दो ना पेमेंट दो, और अगर रेंट दो भी तो ऐसे पुराने रेट्स पर दो जिससे कोई सेंस बनता नहीं है।
अब वक्फ के पास प्रॉपर्टी बहुत है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, पर किसी गांव देहात में कब्रिस्तान है, कहीं खेत की जमीन है, तो सारे प्रॉपर्टीज से पैसा कमाना मुश्किल है। और शहरों में जो प्राइम लोकेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बहुत सारा चीज है जिस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, पुराने रेट पर रेंट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। यानी अगर किसी वक्फ बोर्ड में ईमानदार लोग बैठे होते तो वो किसी तरीके से ये जो मैनेजर्स हैं, ये करप्शन है, या तो वो उससे परेशान होते हैं, या जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वो जो कब्जा हुआ है वो लिटिगेशन में फंसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी फेलियर है कि अगर एक एग्रेसिव तरीके से ये लैंड्स को खाली कराया जा सकता, अगर एक एग्रेसिव तरीके से रेंट्स को रिन्यू कराया जा सकता, तो बहुत सारा पैसा आ सकता था जो कम्युनिटी के वेलफेयर में ही जाता। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर अभी तक वक्फ सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है, इतना करप्शन है, इतना इंक्रोचमेंट है, जो कि साबित है, इसमें डिबेट नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? उन्हीं का तो भला होगा। क्या वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल से डर रहा है? क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड खुद ही जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है? या फिर उल्टा यह भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरकार का कुछ और एजेंडा है? 2022 में तमिलनाडु में एक गांव में एक लोकल ने अपने कुछ जमीन बेचने की कोशिश की, तो लोकल अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उनको पहले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमीन एक्चुअली वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। सिर्फ उनकी जमीन नहीं, पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंडर था। अब जाहिर सी बात है कि लोकल्स ने इस बात पर हैरानी जताई। आज तक सदियों से उन्हें तो किसी ने नहीं बताया था कि उनकी जमीन वक्फ की है। उन्होंने धरना दिया और एंड में मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में यह मामला सुलझ में आया जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि ऐसे ही उठाकर कोई अपना लैंड वक्फ नहीं बता सकता है। ये जो एग्जाम्पल है ये दर्शाता है कि कुछ केसेस में कैसे वक्फ बोर्ड ने अपने पावर्स को करप्ट तरीके से इस्तेमाल किया लैंड हड़पने के लिए। ऐसे केसेस में खूब चर्चा भी होती है सोशल मीडिया पर, जिसके चलते यह छवि बनती है कि एक वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है जो सरकार की निगरानी में नहीं है, ना कोर्ट्स उसे कुछ कर सकती है। बेसिकली ये एक स्टेट विद इन द स्टेट है, ऑपरेट करती है अपने ही लॉ के सिस्टम, इस्लामिक लॉ के अंडर। तो क्या वक्फ बोर्ड अपने आप में किसी की जमीन, आपकी और मेरी जमीन हड़प सकती है? पहली बात तो यह है कि सिर्फ आप ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हो, किसी और की नहीं। यानी आप किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। मगर एक आरोप यह है, और वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 में इसको शामिल किया गया था। यह सेक्शन कहता है कि किसी स्टेट के वक्फ बोर्ड को अगर लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो खुद से इनिशिएटिव लेकर जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, सर्वे करा सकता है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। तो एक मुहिम चलाई जा सकती है। मगर यह प्रूफ करना कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, यह कोई आसान काम नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 4 के तहत सरकार एक सर्वे कमिश्नर भेज सकती है, यह पता लगाने के लिए कि किसी स्टेट में कितने वक्फ हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। यह सर्वे कमिश्नर विटनेसेस को भी समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। उसके पास यह पावर भी है कि यह मुतावली से डॉक्यूमेंट मांगे, ताकि यह साबित कर पाए कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। अब लीगल स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि अक्सर ऐसा करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के तहत वर्बल तरीके से भी लैंड को आप वक्फ कर सकते हो। अब ऐसे में अक्सर रिटन डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स होते नहीं हैं, तो वक्फ की प्रॉपर्टी आप कैसे प्रूव करोगे कि वो है या नहीं? उसके ऊपर से वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 14 के हिसाब से जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, उनमें जो मेंबर्स बैठते हैं, उनमें ऑलमोस्ट सारे मेंबर स्टेट से ही नॉमिनेट होते हैं। अब यह बात समझिए, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें सरकारी लोग नॉमिनेटेड होकर बैठते हैं। ये बोर्ड्स बेसिकली सरकार के कंट्रोल से चलती है। फिर सर्वे कमिश्नर भी सरकार ही नॉमिनेट करती है। यानी ये छवि की वक्फ बोर्ड कोई गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं है, या गवर्नमेंट के ऊपर काम करता है, या स्टेट विद इन द स्टेट काम करता है, ये गलत है। ऊपर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के भी सारे मेंबर सरकार ही नॉमिनेट और अपॉइंट करती है। अब यह आरोप भी आता है कि वक्फ एक स्टेट विद इन द स्टेट के तरीके से काम करता है। देश में शरिया कानून चल रहा है। परसेप्शन यह है कि वक्फ के जो लॉज हैं वो कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर के लॉज हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका कोई लेना देना है नहीं। मगर यह भी थोड़ा सा गलत है, खास करके वक्फ के मामले में, क्योंकि लीगल स्कॉलर्स के मुताबिक वक्फ मुस्लिम लॉ का सबसे ज्यादा कोडिफाइड कानून है। भारत के संसद में बनाए गए कानून के मुताबिक वक्फ चलता है। सरकार के नॉमिनेटेड अफसरों द्वारा वक्फ चलता है।
एक आरोप यह लगा है कि वक्फ बोर्ड कोर्ट्स को किसी तरीके से जवाबदेही नहीं है, कोर्ट्स के सामने खुद से ही डिसीजन ले सकते हैं और उनको कोर्ट ले जाना भी ना मुमकिन नहीं है। लेकिन फैक्ट यह है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, जो वक्फ एक्ट 1995 के तहत एक ट्राइब्यूनल का गठन फिर किया जाता है। ट्राइब्यूनल एक ख्वासाई लीगल बॉडी होता है जिसकी वही पावर होती है जैसा एक सिविल कोर्ट का होता है। इंडिया में कई ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा। जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वो एक तरीके से सारे मेंबर्स सरकार के ही नॉमिनीज होते हैं। एक स्टेट जुडिशियल सर्विस मेंबर होता है, एक स्टेट सिविल सर्विसेज मेंबर होता है और एक व्यक्ति होता है जिसको मुस्लिम लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस की समझ होती है। सरकार पर यहां भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो सिर्फ एक मुसलमान को ही नॉमिनेट करे। सरकार एक हिंदू या पारसी को भी मुस्लिम लॉ का विद्वान होना चाहिए, उसे भी नॉमिनेट कर सकती है। ट्राइब्यूनल के डिसीजन पर हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस भी ले सकती है और अगर उसे लगे कि ट्राइब्यूनल ने गलत डिसीजन लिया है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट चाहे तो वो ट्राइब्यूनल के डिसीजन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है, यानी जुडिशियल ओवरसाइट भी आज के डेट में मौजूद है। और जहां टैक्स की बात होती है कि वहां टैक्स बचाया जा सकता है, तो जो फैमिली वक्फ होता है उसको इंडियन लॉ चैरिटेबल एंटिटी के तरह ट्रीट नहीं करती है। ना कोई टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, ना आपको कोई रिलीफ मिलता है फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये लूपहोल नहीं है अगर आप फैमिली वक्फ के अंडर भी आप काम कर रहे हो। तो टैक्स ओवरसाइट, गवर्नमेंट ओवरसाइट, जुडिशियल ओवरसाइट, कोडिफाइड एक्ट, इसके बावजूद जो वक्फ को लेकर जायज शिकायत है वो दूर की जानी चाहिए और सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम्स पर, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए। अब बीजेपी कह रही है कि ये जो बिल है ये इसी करप्शन, इसी इनएफिशिएंसी, इसी इंक्रोचमेंट के कोर प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएगी। क्या ऐसा है? वक्फ एक्ट के अलग अलग चीजों पर ये जो अमेंडमेंट है ये फोकस करती है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अमेंडमेंट यह कहती है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें 2 मुसलमान महिलाओं को कंपलसरी होना होगा और यह बात सच्चर कमेटी रिपोर्ट पर भी मेंशन की गई थी सालों पहले। तो इसको इंप्लीमेंट करने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अगर है तो फिर उन्हें अपनी मानसिक हालत को चेक करना चाहिए। ऐसे ही कहा गया है कि जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी जरूर होने चाहिए। अब पहले भी नॉन मुस्लिम मेंबर्स पर कोई पाबंदी नहीं थी, हां रिप्रेजेंटेशन पर एक सवाल जरूर था। अब इस पर ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सरकार अगर सच में यह मंशा रखती है कि भैया 1 नेशन 1 लॉ हो, कि ऐसा कोई रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन ना हो या कोई बार ना हो, तो उनका कहना है कि हिंदू टेंपल बोर्ड्स पर भी ये अप्लाई करिए, क्योंकि कई बोर्ड्स पर नॉन हिंदूज एलिजिबल ही नहीं होते हैं इन टेंपल बोर्ड्स पर बैठने के लिए। अब मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 के एक्ट में यह सेक्शन 40 जो है वो हटाने की बात की है। ये वो वाला सेक्शन है, याद रखिए, जहां वक्फ बोर्ड जाकर इंक्वायरी कर सकती है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, तो इस पे कब्जे वाली जो पॉइंट है वो सामने आती है। अब इस पे अलग अलग रिएक्शंस है। कुछ का कहना है कि अरे भैया ये जो तमिलनाडु वाला जो एग्जांपल सामने आया है, ऐसे केसेस नहीं होंगे अगर आप ये सेक्शन 40 हटा दो। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अल्टीमेटली तो सरकार के नॉमिनेटेड लोग ही काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर्वे कमिश्नर भी सरकार का है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इसी से गलत काम हो रहा था? हो सकता है कोई जेन्युइन लैंड भी वापस आ जाए। मगर इससे ज्यादा शायद लोग इस बात से चिंतित है कि बीजेपी इस अमेंडमेंट के जरिए कलेक्टर को भर भर के पावर दे रहा है। जो पहले सर्वे कमिश्नर का काम था वो अब कलेक्टर करेगा। अब कलेक्टर जाकर तय करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकार की, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कई इंक्रोचमेंट्स हैं सरकार द्वारा, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भी इसके बारे में बात किया है। अब ऐसे केसेस में क्या कलेक्टर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है? यानी जो पहले पावर वक्फ ट्राइब्यूनल को मिली थी और जो सर्वेयर डिसाइड करता था, अब उसे डाइल्यूट कर दिया गया है। बेसिकली वक्फ आइडेंटिफिकेशन से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सरकारी ऑफिसर को दे दिया गया है। अब क्या यह सरकारी कलेक्टर सरकार के खिलाफ डिसीजन लेगा अगर डिस्प्यूट सरकार और वक्फ के बीच में है?
और यह अमेंडमेंट और भी घातक हो जाता है जब हम डिजिटल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं। यह बहुत जरूरी स्टेप है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सच्चर रिपोर्ट ने इतने साल पहले यह बात कही थी, मगर इसमें एक गुगली डाल दी गई है अमेंडमेंट द्वारा कि अमेंडमेंट के मुताबिक अगर बिल पास होता है तो उसके 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर करना होगा। अगर उनमें रजिस्टर नहीं होते हैं 6 महीने के अंदर तो उन्हें वक्फ प्रॉपर्टी माना ही नहीं जाएगा और उनके बिहाफ पर कोई केस नहीं लड़ा जा सकता है। यानी जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करने की कोशिश हो रही है इस अमेंडमेंट द्वारा। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में, अरे रूरल छोड़ो, अर्बन एरिया में, गांव देहात में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टीज का सर्वे होगा, उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, सब 6 महीने के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। और सोचो ऊपर से कहीं प्रेशर आ गया या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो रजिस्ट्रेशन इतनी जल्दी होना नामुमकिन है। क्या इसी को डिजाइन में डाला गया है इस अमेंडमेंट के? और यही शायद सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। बहुत सारे लीडर्स बोल चुके हैं इस बारे में, ओएसी ने भी इस बारे में बात किया कि कहीं ना कहीं ये जो डिजिटाइजेशन है ये इफेक्टिवली एक लैंड ग्रैब है और उसके ऊपर कलेक्टर राज आप लगा दे रहे हो जो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं लेगा। सच्चर कमेटी ने अपने तरफ से भी एक वे फॉरवर्ड दिखाया था कि वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करो, वक्फ ट्राइब्यूनल को एक पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जुडिशियल प्रिसाइडिंग ऑफिसर दो, इमीडिएटली इंक्रोचर्स को डिफाइन करो और उनके खिलाफ एक्शन लो वगैरह वगैरह। मगर इन सब से बिल ने कोई ताल्लुकात नहीं रखा है, इन सब पर बिल ने फोकस नहीं किया है। बस किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी के रिसर्च के 1-2 नंबर जो पसंद आए हैं उन्हें उठा लिया है और रिसर्च को सिलेक्टिवली रिकमेंडेशन के बेसिस पर इस्तेमाल किया है। उधर यह बात भी सच है कि सरकार को वक्फ के मामले में पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि वक्फ ने ना अपने आप को समय रहते मॉडर्नाइज किया और ना अपने आप को मोनेटाइज किया। करोड़ों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति, 12,000 तो कुछ भी नहीं है, 12,000 करोड़ कमाना तो कुछ भी नहीं है, दाएं हाथ का खेल था। लेकिन रह गए आप 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर, लेकिन अपने समुदाय का भला ना कर पाए, अपने समुदाय के लिए पैसा एकत्रित ना कर पाए। यह अपने आप में एक ट्रेजेडी है और अभी इसी ट्रेजेडी के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और कितनी पॉलिटिक्स खेली जाएगी, कितना पुशबैक होगा, लोगों को जरूर समझ में आ रहा है कि इसमें एक पॉलिटिक्स है। अब कितना पुशबैक होगा अब वो तो अगले कुछ महीनों में ही पता चलेगा।